नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। पीछे अपने 20 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे 21 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपने जीव विज्ञान का टॉपिक रहेगा जैव विकास। जैव विकास से जितने भी प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है सीटी, रेलवे, एसएससी, जीडी, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसआई, चाहे आरपीएफ, चाहे और बहुत से जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज जैव विकास नामक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। इनसे जितने भी प्रश्न आए हुए जो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, डी व्रीज ने या पाश्चर ने? तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है डार्विन, तो योग्यतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत या प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे यूरिया तथा केंद्रक अम्ल, या अमीनो अम्ल तथा यूरिया, या प्रोटीन्स तथा केंद्रक अम्ल, या प्रोटीन्स तथा अमीनो अम्ल। तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो वो थे प्रोटीन और केंद्र अम्ल। ये 2 यौगिक थे जो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले थे। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स लियन ने, विलियम स्मिथ ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने, या हैरिसन स्मिथ ने? तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, सेक यानी लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो जो लाइकेन होता है वो सहजीवी होता है। अब देखिए लाइकेन होता क्या, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल या चट्टान और शिलाएं इसमें मुख्य होती हैं। लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड और भारी धातुओं सहित हवा से सब कुछ अवशोषित करते हैं। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो कौन सा विचार है इनमें से? प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, या नॉन रैंडम मेटिंग? तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन वह विचार है जो नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किस में अधिक है? इनमें से आपको बताना है जीवधारियों में नई प्रजाति का विकास करने के लिए संभावना इनमें से किस में अधिक है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, या निषेचन, या बंडिंग, या पुनर्जनन? तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन एक नई प्रजाति है जो क्रमिक विकास करने की इसमें अधिक संभावना होती है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। इसका अर्थ क्या है? एरेक्डी होमिनिड, या लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, या बाइपिडल होमिनिड, या वाइज होमिनिड? तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है आपका वाइज होमिनिड। तो होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? वाइज होमिनिड। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हेबिलिस, या होमो इरेक्टस, या होमो सैपियंस, या होमो निएंडरथैलेसिस? तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है होमो सैपियंस। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस होता है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डी लेमार्क के द्वारा, या जॉन बर्डन सैंडरनम हाल्डेन के द्वारा, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या कार्ल लिनियस के द्वारा। तो जो ये पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो चार्ल्स डार्विन की कौन सी पुस्तक थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, वे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? यानी वे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है लेकिन उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म, जालियावृत्ति नियम, समरूप अंग, या समजात अंग। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है समजात अंग, तो उन्हें समजात अंग कहा जाता है। जिनकी संरचना तो समान होती है लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होता है? भिन्न होता है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? श्वसन, प्रजनन, बचाव, या प्रसार। तो इनमें से जो प्रजनन है वो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए व उनके विलोपन को रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डिकेंस ने, या एल्बर्ट आइंस्टीन ने, या आइजैक न्यूटन ने। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से समरूप अंग है, इनमें से आपको बताना है किन के अंदर समरूप अंग होते हैं? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, या चमगादड़ के पंख और व्हेल के पंख, या कुत्ते के पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर, या मानव हाथ और बैल के पैर। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है जो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के जो फाल होते हैं वो समरूप अंग होते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक जो विविधता होती है उसका आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन, आकस्मिक विकास, वंशानुक्रम, या किण्वन क्रिया। तो जो जैव विविधता है उसका जो आधारभूत स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन उसका आधारभूत स्रोत होता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, अरस्तु, या चार्ल्स डार्विन। तो जो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसका जो प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। आगे देखिए, किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? इनमें से किसने ये सुझाव दिया था कि जो जीवन है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? मर्रे, होल्डेन, डार्विन, या मेंडल। तो इनमें से जो होल्डेन है तो होल्डेन ने यह सुझाव दिया था कि जो जीवन है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा अंग है जो अवशोषी नहीं है, यानी जो शरीर के अंदर तो है लेकिन उसका काम नहीं है। मस्तिष्क, अक्कलदाढ़, बुद्धिदांत, या अपेंडिक्स, या कान की मांसपेशियां। तो इनमें से जो अवशोषी अंग के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो इनमें से जो मस्तिष्क है वो अवशोषी अंग के अंतर्गत नहीं आता। अवशोषी अंग कौन से होते हैं? जो शरीर के अंदर तो होते हैं लेकिन उनका इतना कार्य जरूरी नहीं होता है। तो इनमें से जो ये 3 है ये अवशोषी अंग है, लेकिन मस्तिष्क है जो अवशोषी अंग की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए अवशोषी अंग होते क्या हैं? अंग शरीर के अंग उत्तक या कोशिकाएं हैं जो अब उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे वे अपने प्रेतक रूप में कर रहे थे। यह विकासवाद का प्रमाणीकरण है और इसलिए अनुकूलन की व्याख्या करने में ये सहायक थे। ऐसी संरचना जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है जो प्रोटीन में परिवर्तन का कारण बनती है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? यानी इनमें से आपको बताना है जो अंडे भी देता है और उन अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। खरगोश, कंगारू, बतख, या
प्लेटिपस। तो इनमें से जो प्लेटिपस है वो अंडे भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। अब देखिए प्लेटिपस है क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका चित्र आपको ये दिखाया गया, इस तरह की ये होता है। जो प्लेटिपस है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह स्तनधारियों में मोनोट्रिम गण की 5 जातियों में से एक है, जो स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध तो पिलाते हैं, लेकिन जिनमें माता गर्भ धारण करने के बजाय अंडे देती है। तो इसकी ये संरचना दिखाई गई है, प्लेटिपस की संरचना। आइए देखिए 19 नंबर प्रश्न, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने या अरस्तु ने? तो जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम लेमार्क ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों यानी पौधों और जानवर को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? बेराज, बफर्स, बायोमास या बेथोलिथ? तो जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को बायोमास कहा जाता है। अब देखिए बायोमास क्या है? उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित है या कुछ ही समय पूर्व मरे हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। इसके अलावा यह सबसे अधिक विविधतापूर्ण भी होता है। वर्तमान समय में यह ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का स्वच्छ और दक्ष स्रोत भी माना जाता है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक जाति है जो संकटकालीन की स्थिति के अंदर गुजर रही है। ब्लैक फंक या जिसे कृष्णसार भी बोला जाता है, या बरहाल, या गंगा डॉल्फिन या मिथुन? तो इनमें से जो गंगा डॉल्फिन जो एक मछली है जो एक संकटापन्न जाति के अंदर आती है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, समुद्री व्हेल में अग्रपाद किस रूप में परिष्कृत होते हैं? समुद्री व्हेल जो मछली होती है उसकी जो अग्रपाद है वो किस रूप में परिष्कृत होते हैं? मीन पक्ष, स्लीपर, ग्रिपर या लेपर? तो इनमें से जो समुद्री व्हेल है उसके जो अग्रपाद है वो मीन पक्ष के रूप में परिष्कृत होते हैं। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? यानी जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर इनमें से किस प्रकार का डाटा उसके अंदर पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजातियां, या सभी जंतु प्रजातियां, या सभी विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं वो, या सभी दुर्लभ प्रजातियां? तो जो रेड डाटा पुस्तक होती है उसके अंदर जो विलुप्त हो रहे प्राणी है या कोई प्रजाति है उसका इसके अंदर वर्णन है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अविशेषी अंग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो मानव शरीर का एक अविशेषी अंग नहीं है। थाइमस ग्रंथि, अक्ल की दाढ़ या जाड़, या ग्रसनी जिसे फेरिक्स बोला जाता है, या गल ग्रंथि? तो इनमें से जो गल ग्रंथि है वो एक अविशेषी अंग नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? अविशेषी अंग होते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से समजात अंग है? इनमें से आपको बताना है कौन से समजात अंग होते हैं। कीटों और पक्षियों के पंख, या मछली और बिल्ली की पूंछ, या मगर की त्वचा और पक्षियों की पंख, या घोड़े और आदमी के अग्रपाद? तो इनमें से जो घोड़े और जो आदमी के अग्रपाद होते हैं वो समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और जो कीटों के पंख होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? अयुक्ति संगत, पोषक, समवर्ती या समजात? तो जो पक्षी और कीटों के पंख होते हैं वो समवर्ती के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, जीवों में अनुरक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रसायन प्रक्रम के द्वारा, जैव प्रक्रम के द्वारा, या भौतिक प्रक्रम के द्वारा, या कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। तो इनमें से जो जीवों का अनुरक्षण कार्य है वो जैव प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, मेमथ पूर्वज हैं। मेमथ है जो किसके पूर्वज माने जाते हैं? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, या हाथी का? तो जो मेमथ है वो हाथी का पूर्वज माना जाता है।
आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, डायनासोर थे मेनोजोइक सरीसृप या मेसोजोइक पक्षी या पेलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप। तो जो डायनासोर थे वो एक प्रकार के क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप प्रकृति के थे। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना। तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वो नील हरित शैवाल होता है। नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव होता है। देखिए नील हरित शैवाल क्या है? एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। नील हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन आपूर्ति करता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास है को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क। तो जीव विज्ञान को सर्वप्रथम जो लेमार्क वैज्ञानिक थे उन्होंने समझाया था इसको। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक किसे माना जाता है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण या लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक है वो होता है प्राकृतिक वर्ण को माना जाता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होती है? उभयचर व पक्षी के बीच या सरीसृप व पक्षी के बीच या सरीसृप व स्तनधारी के बीच या पक्षी व स्तनधारी के बीच। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो सरीसृप व पक्षी के बीच की क्या होती है? योजक कड़ी होती है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंध रखता है? ओरेगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन या सिनेनथ्रोप्स। तो इनमें से जो गोरिल्ला है वो आधुनिक मानव के सबसे निकट संबंधित रखता है। आगे देखिए चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। यानी चमगादड़ और टिड्डे और कबूतर होते हैं, उनके पंख किस प्रकार के होते हैं? समरूप, समजात, अवशेषी या बाह्यकंकालीय। तो जो चमगादड़, टिड्डे हो या कबूतर हो उनके जो पंख होते हैं वो समरूप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए तितली, पक्षी हो या चमगादड़ हो इनके पंख किस रूप में आते हैं? समजात अंग के रूप में, समवर्ती अंग के रूप में या असंबंधित अंग के रूप में या अवशोषी अंग के रूप में। तो तितली, पक्षी और जो चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो समवर्ती अंग के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 5 दिसंबर को। तो जो ओजोन दिवस होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जो मरुस्थल के जो जानवर होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में एक लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? शीत निद्रा या हाइबरनेशन या एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता जिसे एस्टिवेशन बोला जाता है या भूखमरी। तो जो मरुस्थल के जानवर है वो ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? जो स्पर्श रोम होता है वो किसके शरीर में पाया जाता है? सरीसृप, पक्षी, कीट या स्तनपायी। तो जो स्पर्श रोम है वो कीट के शरीर में पाया जाता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, तो चमगादड़ पक्षी से किस प्रकार भिन्न है? पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ने में सहायक है, लेकिन जो चमगादड़ है वो पक्षी से किस प्रकार भिन्न है? पंखों के कारण या लघु मस्तिष्क के कारण या चार खाने वाले हृदय के कारण या मध्यपट जिसे डायफ्राम बोला जाता है या इसके कारण दोनों भिन्न होते हैं। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है आपका मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण चमगादड़ और पक्षी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून नियम
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रयोग और अप्रयोग का जो कानून नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लैंडरबर्ग के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा या ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा? तो जो प्रयोग और अनुप्रयोग कानून का जो नियम है वो लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, या शंकुधारी वनों में, या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो जो सर्वाधिक विभिन्नता है, जो जैव विविधता है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वर्षावन, वहाँ सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, या जीवोम, या निकेत? तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है पारिस्थितिकीय पदछाप, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक भूमि होती है उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपरीन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? जैविक विकास, रासायनिक विकास, भौतिक विकास, या कृत्रिम विकास? तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है रासायनिक विकास। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपरीन का सिद्धांत है वो रासायनिक विकास से संबंधित है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समजात अंगों के द्वारा, या समवर्ती अंगों के द्वारा, या अवशेषी अंगों के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? तो जो अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है वो समवर्ती अंगों के द्वारा प्रदर्शित होता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, विकास की विलुप्त कड़ी है, इनमें से आपको बताना है विकास की कौन सी कड़ी है जो विलुप्त है? फेरिटिमा, लिमुलस, पेरिपेटस, या आर्कियोपटेरिक्स? तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है आपका आर्कियोपटेरिक्स जो विकास की एक विलुप्त कड़ी होती है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? जो नव डार्विनवाद है उनके अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक अपघटन, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो नव डार्विनवाद के अनुसार इनमें से जो प्राकृतिक अपघटन है वो विकास के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, फिलोसॉफिकल जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? लामा ने, मेंडल ने, डार्विन ने, या ह्यूगो डे व्रीज ने? तो इनमें से जो लामा है तो लामा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलोसॉफिकल जूलॉजिकल नाम की पुस्तक लामा ने लिखी थी। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? जो जीवाश्म होते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, या तलछटी चट्टान, या इनमें से सभी? तो जो जीवाश्म होते हैं वो रूपांतरित चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? पादपों तथा जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है वो किसे माना जाता है? वॉलबॉक्स को, कारा को, यूग्लिना को, या सभी को? तो जो पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है? यूग्लिना को इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। अब देखिए यूग्लिना क्या है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह कशंबिका की सहायता से गति करता है। यूग्लिना एक अंडाकार अथवा स्पिंडल नुमा जीव होता है जिसका अग्र सिरा कुंद और पश्च सिरा नुकीला होता है, जिसके कारण हम यूग्लिना की पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के जो फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं अवशेषी अंग को, समजात अंग को, विकासवादी अंग को, या समजात अंग को? तो जो मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख हो या व्हेल के क्या हो, फ्लिपर हो, वो अभिव्यक्त करते हैं समजात अंगों को, ये अभिव्यक्त करते हैं। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, एकिडना है। एकिडना क्या है? एक योजक कड़ी है, या एक अवशेषी अंग है, या एक विलुप्त कड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एकिडना है वो एक योजक कड़ी होती है। तो आज के ये इतने ही प्रश्न थे।
जीव विकास से इतने प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।